Hello students, today we are going to discuss about computation of business income under section 44 AD. 44 AD में business income कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ में 44 AD का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. बट बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, so that you will get more understanding about the concept. देखो 44 एडी का कंसेप्ट का जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए ही अवेलेबल है. और जिसका भी और ये कंपनी को एलएलपी को अवेलेबल नहीं है, जिसका भी प्रीवियस ईयर का यानी अ पर्सन हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स 2 करोड़, जिसका 2 सीआर से टर्नओवर बढ़ जाता है, ये भी 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकता. जबकि ये टू टू 24-25 में ये लिमिट बढ़ जाएगा. जिसका भी टोटल टर्नओवर है उसमें सिर्फ 5% कैश टर्नओवर होगा, उसके लिए ये लिमिट 3 करोड़ कर दी जाएगी इंस्टेड ऑफ 2 करोड़. अगर ज़्यादा होगा, जैसे 5% से ज़्यादा उसका कैश में डीलिंग है टोटल टर्नओवर का, तो फिर उसके लिए लिमिट 2 करोड़ ही रहेगा. बट आपको ये बात यहाँ पे याद रखना है कि उसका इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगा. तो बहुत सिंपल है कि जो भी अगर पूरा देखो, यहाँ पे टर्नओवर में 2 चीज़ हो सकती है. एक तो है कैश ट्रांज़ैक्शन और दूसरा है अकाउंट पे ही चेक से पूरा ट्रांज़ैक्शन हुआ है. अब थ्रू ईसीएस सिस्टम से जो भी हुआ है, तो उसमें आपका जो भी टर्नओवर है उसका 6% ही लेना है. बट जितना भी टर्नओवर कैश से हुआ है उसका 8% कर देना है. तो वो दोनों को मिला लोगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा और उसपे आपको टैक्स भर देना है. तो सिंपल है कि ये 2017-18 में से ये एप्लीकेबल हुआ है, तो 6% कब लेना है, 8% कब लेना है, वो आपको समझ लेना है. जब मान लो कि उसका पूरा का पूरा टर्नओवर कैश से ही हुआ है, तो उसको 8% ले लेना है. बट अगर पूरा का पूरा टर्नओवर उसका चेक या ईसीएस के थ्रू ही हुआ है, तो 6% ही लेना है. जो 44 एडी में जाता है उसको आईटीआर 4 भरना है. देन उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता और 4 इंस्टॉलमेंट में उसको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता. सिर्फ एक ही बार में मार्च 15 से पहले उसको ये पूरा का पूरा एडवांस टैक्स का लायबिलिटी भर देना पड़ता है. जबकि नॉर्मल टैक्स पेयर को 4 बार भरना पड़ता है एडवांस टैक्स, जून 15, सितंबर 15, दिसंबर 15 और मार्च 15. तो इसके इससे ये बहुत ज़्यादा मेजर फ़ायदा है ये 44 एडी में, कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता. सिंपल एक रिटर्न आता है आईटीआर 4, वो भरना पड़ता है और एडवांस टैक्स का जो लायबिलिटी है वो भी एक ही इंस्टॉलमेंट में ऑन और बिफोर मार्च 15 को भर देना पड़ता है. अब इसमें से कौन से बिज़नेस नहीं आ सकते? तो जो अपना प्रोफ़ेशन करता है वो इसमें नहीं आ सकता है, जो कमीशन और ब्रोकरेज का बिज़नेस करता है वो इसमें नहीं आ सकता, कोई एजेंसी का बिज़नेस करता है वो भी इसमें नहीं आ सकता, जो प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज करता है उसको भी नहीं आ सकता. और जो डिडक्शन, इस सेक्शंस में डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, तो भी उसको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. क्या आप 44 एडी में जो आपने इनकम कैलकुलेट किया है, उससे ज़्यादा इनकम बताना चाहते हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है. बट यहाँ पे आप लोअर इनकम बताना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है. लोअर इनकम बनाने के लिए जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया गया है, कि जैसे एक एलिजिबल एग्ज़ाम एसएससी है, क्लेम्स टू बी टैक्स ऑन प्रिज़म्पटिव बेसिस. यहाँ प्रिज़म्पटिव बेसिस पे 8% टैक्स कैलकुलेट करना पड़ चाहता है अंडर सेक्शन 44 एडी प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए. और उसने 1 करोड़ पे 8 लाख इनकम बताया. अब देखो 8 लाख से ज़्यादा इनकम बताना है तो बता सकता है, गवर्नमेंट का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका रेवेन्यू बढ़ेगा इसमें. पर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 ही ऑफर्स इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडी. बट 25-26 में वो 8 लाख नहीं बताना चाहता. जैसे वो बोलता है कि नहीं, मेरा इनकम है ना 4 लाख ही है, 1 करोड़ का 8% नहीं करूँगा. तो क्या ये 4 लाख बता सकता है लोअर इनकम? तो हाँ, बता तो सकता है, बट इसमें गवर्नमेंट ने एक फिर प्रोविज़न कर दिया. इन दिस केस सिंस ही हैज़ ऑफर्ड इनकम, not offered income in accordance with the provision of section 44AD for 5 consecutive assessment years after assessment years 2022-23, he will not be eligible to claim the benefit of section 44AD for next 5 assessment year. That is, यहाँ पे जैसे उसने 25-26 में
ऐसा बताना चाहा कि मेरा इनकम वो 8 लाख से नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर 1 करोड़ टर्नओवर है, उस पे 8% 8 लाख होना होता है, बट उसको 4 लाख इनकम बताना है, तो वो नहीं बता पाएगा, बट फिर भी बताना चाहता है। अब नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 26-27 से लेके 30-31 तक, इतने असेसमेंट ईयर तक उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर ये असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर हुआ 25, 26 टू 30, 29, 30 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेना 5 इयर्स। तो इस तरह से इसको 25, 26 टू 30, 31 तक कोई भी यानी वापस नहीं आ सकता। 5 साल के लिए वापस ये स्कीम में नहीं आ सकता, ऐसा बोलना चाहता है। और उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ऑडिट अपना बुक्स 44 एबी में करवाना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट 44 एए में मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई अगर लोअर इनकम बताना चाहता है, तो एक एक तरह का प्रोविजन गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अगर आप एक बार लोअर इनकम दिखा देते हो, तो आप 5 साल के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। और हायर इनकम दिखाना चाहते हो, देन देयर इज नो रूल लाइक दैट, है ना? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक्स एन कंपनी, a firm of X and Y unlimited liability is engaged in the business of wholesale trading। देखो ट्रेडिंग का बिजनेस है, टर्न ओवर है 87 लाख 80,000, जो 2 करोड़ से कम है। दैट मीन्स ही इज एलिजिबल फॉर 44 एडी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में एलिजिबल है। अब 87 लाख 80,000 में से 64 लाख 50,000 वो अकाउंट पे ही चेक से हुआ है एंड बाकी का कैश से हुआ है, ऐसा एज्यूम करते हैं। इट वांट्स टू क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन, उसको ये सारे डिडक्शन भी क्लेम करना है। सैलरी एंड इंटरेस्ट जो पार्टनर को पे किया है 40 बी में, उसका डिडक्शन, सैलरी टू एम्प्लॉई, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसमें से 70,000 का कैश पेमेंट हुआ है, उसका डिडक्शन, अदर एक्सपेंस उसका डिडक्शन। और इस तरह से उसने टोटल इनकम अपना फाइंड आउट किया है। उसके पूरे साल में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है 40,000 का, और 5,000 का उसने एटीजी में डोनेशन भी क्लेम किया है। अब इस तरह से हमें उसका ये एक्सपेंसेस माइनस होगा कि नहीं, फिर उसका इनकम कितना आएगा, वो हमें जानना है। ये 5 मार्क में क्वेश्चन हो सकता है और ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम द होलसेल बिज़नेस, यहाँ पे 6% ऑफ 64 लाख 50,000। क्यों इसका 6% किया? क्योंकि ये अकाउंट पे ही चेक से हुआ था और रिमेनिंग अमाउंट था 87 लाख 80,000, उसका आपने 2 पोर्शन किया है। देखो एक पोर्शन है जो अकाउंट पे चेक से हुआ है और रिमेनिंग अमाउंट है 23 लाख, उस पे आपने कैश डीलिंग किया था, इसलिए वहां पे 8% काउंट करने का, और दोनों का प्लस करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 5,73,400। ये इसका इनकम माना जाएगा और कोई भी एक्सपेंस का यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी। इन दैट यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो इसीलिए यहाँ पे सैलरी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स एज परमिटेड बाय सेक्शन 40 बी, अगर आप नॉर्मल वे में जाते तो उसका डिडक्शन मिल जाता, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अदर एक्सपेंस का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक डिसअलाउंस है जिसको हमें ऐड करना होता, 70,000 का कैश पेमेंट था। नॉर्मली कैश पेमेंट अबाउट 10,000 इज नॉट अलाउड, बट यहाँ पे उसको ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए वो नील आ जाएगा। क्योंकि हम अपना इनकम 44 एडी और एई में कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसका इनकम 5,73,400 रहेगा। तो हमारा यहाँ पे सम खत्म हो जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट उसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, एक कैपिटल गेन से भी इनकम है 40,000, उसको ऐड करेंगे तो 6,13,400 आएगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U में, उसमें 80G में एक डोनेशन किया है, उसका हम माइनस कर लेंगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा, जो टैक्सेबल इनकम है वो 6,08,400 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में ये सम आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से एक दूसरा प्रोविजन है, कंपटीशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडीए। मीन्स अगर कोई एडीए में मेंटेन करना चाहते हैं तो ये नॉर्मली प्रोफेशनल पर्सन के लिए ये बेनिफिट दिया गया है, बाकी सब सेम लिमिट है। यहाँ पे लिमिट 50 लाख है कि अगर उसका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से बढ़ता नहीं है तो उसको ये
44AE का बेनिफिट, सॉरी ADA का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये लिमिट 24-25 में ये लिमिट 75 लाख कर दी जाएगी अगर उसका टोटल जो टर्नओवर है उसमें सिर्फ 5% कैश डीलिंग है, बाकी सब अकाउंट पे चेक या ईसीएस के थ्रू होता है तो उसको 75 लाख का लिमिट मिलेगा, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर, नॉट फॉर दिस ईयर। यहाँ पे आपको किस तरह से इनकम कैलकुलेट करना है, आपको जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% कर देना है। वहां पे जैसे 8% एंड 6% था, इस तरह से यहाँ पे क्या कर देना है आपको 50%। और सेम प्रोविजंस है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नो विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। द असेसी कैन वॉलंटरी डिक्लेयर हायर इनकम इन हिज रिटर्न, और हायर इनकम दिखा सकता है। ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 to 38 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड एंड नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन। कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो भी इनकम है उसका 50%, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% कर देने का। An assessee can declare his income to be lower than the deemed profit and gains as stated above, बट अगर लोअर इनकम करता है तो वापस उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से सेम है, 44AD जैसा ही है, बट यहाँ पे आपको जितना भी उसका ग्रॉस रिसिप्ट है, मान लो कि उसका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख है तो उसका 50% कर देने का है, तो दैट मीन्स 25 लाख विल बी कंसिडर एज हिज इनकम। तो इस तरह से आप 44ADA को, तो आपको डिफरेंस समझना है कि 44AD इज अवेलेबल फॉर ट्रेडर एंड 44ADA इज अवेलेबल फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन एंड हुज इनकम इज लेस देन gross receipt is less than or equal to 50 lakh, and next year it will going to increase and it will go up to 75 lakh if their aggregate turnover in that 5% only, cash turnover is only 5%। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। So thanks for watching my video. This is all about 44AD and 44ADA. If you have any doubt related to this, you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same.